हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है, आज की इस क्लास में हम लोग सोइल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आईपीएस एएफओ के एग्जाम में पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है सोइल साइंस से रिलेटेड, उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको पैटर्न को समझने में, क्वेश्चन को समझने में आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर को कंप्लीट किया, हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। वीडियो में लाइक किया, कमेंट किया और कंप्लीट वीडियो को आप लोगों ने देखा। तो वैसे ही इस क्लास को करना है, यहाँ पर भी क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। सारे क्वेश्चंस का कमेंट करते हुए, आंसर करते हुए आपको इस क्लास को करना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। रेन फिल्ट्रेशन थ्रू द सोइल सरफेस इज नॉन एज। वर्षा का जल मिट्टी की सतह के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, इवोपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, नन ऑफ दिस। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है बीएस के। तो आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनफिल्ट्रेशन। रेन वाटर का, यहाँ पे जो वर्षा का जल है मिट्टी की सतह के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश करना इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। ये किस किस पे डिपेंड होता है? तो सोइल के टाइप पे, सोइल टाइप, सोइल के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे और मॉइस्चर पे। इन सब कारकों पे ये डिपेंडेंट होता है इन्फिल्ट्रेशन। और जब यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन जो है अच्छा होता है तो वाटर का संरक्षण जो है वो बढ़ जाता है, और जो सतही बहाव होता है, ऊपर में जो रन ऑफ होता है, उसका चांसेस यहाँ पर कम हो जाता है, और इसी के द्वारा जो पौधों की जड़ें होती है वहां तक पानी पहुंचता है इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे पर्कुलेशन का। तो पर्कुलेशन में क्या होता है, वाटर यहाँ से तो इंटर कर गया और इंटर करने के बाद और गहराई में चला जाता है, तो ये पर्कुलेशन कहलाता है। इवोपरेशन की बात करेंगे तो जल का वाष्प के रूप में बनकर वायुमंडल में चला जाना, ये इवोपरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे तो पौधों की जो पत्तियां होती है, पौधों की पत्तियां, यहां से वाटर का लॉस, यहां से जो वाटर का लॉस होता है वाष्प के रूप में ये प्रवाह हो जाता है, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है, वाटर इंटर सोइल सरफेस, पहला हो गया। पर्कुलेशन की बात करेंगे तो वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू सोइल, और नीचे चला जाता है, गहराई में चला जाता है। इवोपरेशन की बात करेंगे तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में सोइल वाटर, सोइल से या फिर वाटर के सरफेस से वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वाटर लॉस देखने को मिलता है प्लांट के लीव से, प्लांट की जो पत्तियां होती है वहां से वाटर का लॉस होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ इज। पौधे की वृद्धि के लिए उपलब्ध अवेलेबल जल कौन सा होता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल, टोटल वाटर, कुल जल, कैपिलरी वाटर, केसिकीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर कौन सा होता है? सोइल वाटर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो है ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। कैपिलरी वाटर जो है ये माइक्रोपोर्स में पाए जाते हैं, माइक्रोपोर्स में पाए जाते हैं। और जो मिट्टी के कण होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, उनसे ये वाटर जो है ये टाइटली बॉन्डिंग में नहीं होते हैं, कसकर नहीं जुड़े होते हैं। पौधे इसे आसानी से ले सकते हैं, आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए ये जो है कैपिलरी वाटर ये प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर कहलाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करेंगे, आर्द्रता ग्राही जल की बात करेंगे तो ये अनअवेलेबल वाटर होता है, अनअवेलेबल होता है। और जो ग्रेविटेशनल वाटर है ये माइक्रोपोर्स में पाए जाते हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल के कारण नीचे चला जाता है, पौधे इसे लंबे समय तक उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉइल। अम्लीय जो है एसिडिक मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लेस देन 5.5, ग्रेटर देन 5.5, पीएच इक्वल टू 7, 7 के बराबर, 7 से ज्यादा, 8 से 8.5 के बीच। और यहाँ पर जो अम्लीय मिट्टी होती है इसका जो पीएच होता है वो 5.5 से कम होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके का जो मिट्टी है इसमें आपको आयरन देखने को मिलेगा, Fe, एल्युमिनियम देखने को मिलेगा, इन सब की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो यहाँ पर उसके सुधार के लिए
सुधार के लिए यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है, तो चूना, लाइम। इस चीज को भी याद कर लेंगे। पीएच बराबर 7 है तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, उदासीन है। 7 से अगर ज्यादा है तो फिर मिट्टी यहाँ पे क्षारीय है, क्षारीय हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोइल टाइप, पीएच रेंज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्ट्रांगली एसिड की बात करेंगे तो 5.5 से अगर कम है तो वहां पर जो मिट्टी है वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। स्लाइटली एसिडिक की बात करेंगे, कहने का मतलब उसका रेंज जो होगा 5.5 से 6.5 होगा। न्यूट्रल हम लोगों ने देखा 7। स्लाइटली अल्कलाइन की बात करेंगे तो 7.5 से 8.5। स्ट्रांगली अल्कलाइन की बात करेंगे तो 8.5 से ज्यादा। अगर पीएच 8.5 से ज्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो सॉइल है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बन कंटेंट इन ह्यूमस इज। ह्यूमस जो है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। 40%, 58%, 70%, 75%, 80%। ह्यूमस में जो कार्बन है वो कितना होता है? ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो है ये मिट्टी में विघटित कार्बनिक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ह्यूमस कहलाता है। जो विघटित कार्बनिक पदार्थ होता है ये ह्यूमस कहलाता है। और इसमें अगर कार्बन की मात्रा पूछा जाए तो कार्बन यहाँ पर 58%, 58% होता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसी आधार पर यहाँ पर वैन बैमलन फैक्टर का यूज किया जाता है। किसका? वैन बैमलन फैक्टर। कितना होता है इसका मान? 1.724। जब भी आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर निकालना पड़े, ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज आपसे पूछा जाए, ऑर्गेनिक मैटर का अगर परसेंट पूछा जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो कार्बनिक मैटर इंटू कार्बनिक मैटर का परसेंट इंटू यहां पर हो जाएगा आपका 1.724। ये वैल्यू, यहां से आप ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विच क्रॉप इज सेंसिटिव टू सलाइन सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है लवणीय सलाइन मिट्टी के प्रति संवेदनशील है? व्हीट, लेंटिल, पोटैटो, आलू, सोयाबीन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अधिक लवणीय जो मिट्टी के प्रति संवेदनशील है वो है आपका पोटैटो। तो जब इसमें लवण की अधिकता होती है, सलाइन की अधिकता होती है, तो जो ट्यूबर होते हैं, ट्यूबर, कंद, इनका विकास, जो इसका डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वालिटी है ये खराब होता है। जो इनका उपज है, जो इनका ईल्ड है, ये भी यहाँ पे प्रभावित होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब यहाँ पर जो सॉइल है वो सलाइन हो जाए, लवण की अधिकता देखने को मिले। और यहाँ पर बात करेंगे सॉलिनिटी टॉलरेंस क्रॉप कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, बार्ले हो गया आपका, बार्ले जो है ये टॉलरेंट है। कॉटन जो है ये टॉलरेंट है। व्हीट की बात करेंगे तो ये मॉडरेटली टॉलरेंट है। सोयाबीन जो है ये भी मॉडरेट है। और पोटैटो की बात करेंगे तो ये सेंसिटिव है। अगर पोटैटो में ये चीज होता है तो इसका जो ट्यूबर है वो प्रभावित होता है, ईल्ड खराब हो जाता है, उपज जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू। मिट्टी का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? FeO, CuSO4, H2SO4, ZnSO4, नन ऑफ दिस। काफी बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो मिट्टी का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या विशेष रूप से पाया जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या सूत्र है फेरिक ऑक्साइड का? Fe2O3। आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे तो FeO। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन मिट्टियों में लौ की मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, वो लाल रंग के होते हैं, लाल भूरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ सोइल साइंस दैट डील विद द ओरिजिन, फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति के बारे में, निर्माण, फॉर्मेशन के बारे में, आकारिकी, मॉर्फोलॉजी तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन कराती है, क्या कहलाता है? किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है ये? पेडोलॉजी, इडोफोलॉजी, जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, सोइल टेक्सोनॉमी।
सोइल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सोइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। सोइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल, बेस्ड ऑन यहां पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल के आधार पर जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो सॉइल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। पेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर रॉक्स की स्टडी, रॉक्स की जो स्टडी है ये इसके अंतर्गत किया जाता है। जियोलॉजी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, जमीन के अंदर की चीजों का स्टडी करना, यहाँ पर जियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चाहे वहां पर रॉक्स की स्टडी हो या फिर पृथ्वी की स्टडी हो, वो जियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। इडोफोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लांट की रिलेशनशिप में सोइल की स्टडी करते हैं, सोइल की स्टडी प्लांट के रिलेशन में, ये इडोफोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ओरिजिन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये सब अगर एक साथ कर रहे हैं तो ये पेडोलॉजी कहलाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत ओरिजिन, जेनेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मॉर्फोलॉजी भी। इडोफोलॉजी की बात करेंगे तो सॉइल एंड प्लांट रिलेशनशिप, जब सॉइल की स्टडी प्लांट रिलेशनशिप में करते हैं तो ये इडोफोलॉजी कहलाता है। जियोलॉजी की बात करेंगे तो अर्थ एंड रॉक्स, पेट्रोलॉजी जो है रॉक्स का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द ओल्सन मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग विच न्यूट्रिएंट इन न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल। ओल्सन मेथड के उपयोग तटस्थ से क्षार या न्यूट्रल टू अल्कलाइन मिट्टियों में किस पोषक तत्व की उपलब्ध मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल पोटेशियम, अवेलेबल फास्फोरस, एक्सचेंजेबल कैल्शियम, अवेलेबल सल्फर। तो यहाँ पर कौन सा न्यूट्रिएंट का मात्रा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ओल्सन मेथड का यूज किया जाता है? यहां पर ओल्सन मेथड की बात करेंगे, ओल्सन मेथड की बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक सोइल टेस्टिंग मेथड है, सोइल टेस्टिंग मेथड। इसका यूज कहां पे किया जाता है, किस मिट्टी में किया जाता है? तो यहां पर न्यूट्रल टू अल्कलाइन। पीएच रेंज क्या होता है? 6.5 से 8.5, ये इसका पीएच रेंज होता है। किस चीज की पता लगाने के लिए ये मेथड का यूज किया जाता है? तो अवेलेबल फास्फोरस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवेलेबल नाइट्रोजन का पता लगाना हो तो अल्कलाइन KMnO4, सूबिया एंड एसिजा मेथड का यूज यहां पर किया जाता है। अवेलेबल फास्फोरस का हम लोगों ने देखा ओल्सन मेथड का यूज किया जाता है। अवेलेबल फास्फोरस को हम लोगों ने देखा न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉइल के लिए ओल्सन मेथड, और यहीं पर अगर एसिड सॉइल में अगर फास्फोरस का पता लगाना है तो यहाँ पर ब्रेस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, पीएच रेंज को याद रखना है। अवेलेबल पोटेशियम की बात करेंगे तो न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सॉइल में, उसको पता लगाने के लिए ये सब मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन सोइल साइंस द डार्क स्टेबल कोलाइड ऑर्गेनिक फ्रैक्शन दैट रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू इज कॉल्ड। क्वेश्चन लंबा है, अच्छे तरीके से समझेंगे। मृदा विज्ञान में पौधों एवं पक्षियों के अवशेषों के पूर्ण अपघटन के बाद बचा हुआ जो गहरा रंग का स्थिर कोलाइडल कार्बनिक पदार्थ जो होता है क्या कहलाता है? रॉ ऑर्गेनिक मैटर, कच्चा कार्बनिक पदार्थ, लीटर, अपशिष्ट अवशेष, ह्यूमस, कंपोस्ट, पीट, क्या कहलाता है ये? तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है इसको समझेंगे। मिट्टी के अंदर, मिट्टी में अत्यधिक अपघटित, वेल डिकम्पोज्ड गहरा रंग स्थिर कार्बनिक पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेबल कोलाइडल ऑर्गेनिक, स्टेबल कोलाइडल ऑर्गेनिक, ये जो होता है ये ह्यूमस कहलाता है। क्वेश्चन बनता है ह्यूमस का क्या रोल है मिट्टी में? तो इसका क्या रोल है? तो यहां पर देख सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए, सोइल का जो स्ट्रक्चर है
स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, साथ ही साथ फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ह्यूमस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिफिक ब्रांच फोकस ऑन द स्टडी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू इट्स ओरिजिन, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन। विज्ञान की कौन सी वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, ओरिजिन, फॉर्मेशन, विकास, इवोल्यूशन, डिस्क्रिप्शन तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पेडोलॉजी ही इसका सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। पीट सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, डिजर्ट सॉइल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीट सॉइल। पीट सॉइल की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। ह्यूमस की जो मात्रा होती है ये यहाँ पर ज्यादा होता है, और इसका जो रंग है वो प्राय भूरा और काला कलर का होता है। कैसा होता है, तो डार्क ब्राउन, ब्लैक, ये इसका कलर होता है। कहां पर देखने को मिलता है, तो केरल हो गया, सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है। कहां कहां, केरल, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, सुंदरबन जो डेल्टा है यहां पर देखने को मिलेगा। बिहार का कुछ दलदली क्षेत्र है, बिहार का दलदली क्षेत्र मतलब दलदल वाले जो एरिया है यहाँ पर आपको मेनली ये देखने को मिलेगा पीट सॉइल। इसमें ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस की परसेंटेज है ये ज्यादा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो ये हाई होता है, ह्यूमस की बात करेंगे ये भी हाई होता है, कलर की बात करेंगे तो डार्क ब्राउन टू ब्लैक। नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, इस चीज को याद रखेंगे। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वाटरलॉग, मार्सी एरियाज। कहां पर फॉर्मेशन होता है इसका, जो वाटरलॉग कंडीशन वाला जो एरिया है और जो मार्सी एरियाज है, दलदली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी ऑफ सॉइल विच अंडर गुड मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस गिव सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर सॉइल का यहाँ पर गुड मैनेजमेंट है, ड्रेनेज प्रैक्टिसेस है, तो यहाँ पर जो ईसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो कितना होता है। ऑप्शन है 3 से 4 डीएस पर मीटर, 0.25 से 0.50 डीएस पर मीटर, 0.5 से 2.0 डीएस पर मीटर, 0.75 से 2.25 डीएस पर मीटर, 0.10 से 0.25 डीएस पर मीटर। डीएस का यहाँ पर मतलब देखेंगे, डीएस का मतलब होता है डेसी सीमेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे ईसी क्या होता है। तो ईसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी क्या बताने का काम करता है, तो मिट्टी में जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, क्या होता है, सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, घुलित लवण जो होते हैं, वो कितना होता है इसको बताने का काम करता है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी की यूनिट की बात करेंगे तो डीएस पर मीटर होता है। डीएस को हम लोगों ने देखा डेसी सीमेंस पर मीटर, यहाँ पर इसका यूनिट हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। 0.5 से लेकर 2.0 जो डीएस पर मीटर है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज में जो मिट्टी में लवण होते हैं वो कम होता है और अधिकांश जो फसलें हैं बिना किसी समस्या के अच्छा यील्ड यहाँ पर देती है। इससे अगर ज्यादा रहेगा यहाँ पर इसी तो क्या होगा, सॉल्ट यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, पौधे जो है वो प्लांट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ कम हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये बेटर माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन विच टाइप ऑफ सॉइल। रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे, प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है। सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल सॉइल, एसिडिक सॉइल, नन ऑफ दिस। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे। रॉक फॉस्फेट ये कैसा फर्टिलाइजर है, तो ये नेचुरल कृत्रिम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। इसमें किस चीज की अधिकता होती है, मिनरल की बात करेंगे तो मिनरल कौन सा होता है, तो एपेटाइट होता है। इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फास्फोरस ज्यादा रहेगा। फास्फोरस ज्यादा होता है, लेकिन फास्फोरस जो होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता है।
और जो प्लांट है वो फास्फोरस को वाटर सॉल्यूबल के फॉर्म में ही ले सकते हैं, घुलन अवस्था में ही ले सकते हैं। जब तक वो घुलेगा नहीं, सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं रहेगा, प्लांट उसको अपटेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो आपका एसिडिक सॉइल हो जाता है, क्योंकि एसिडिक सॉइल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की अधिकता देखने को मिलता है। हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ पर ज्यादा होता है, और ये क्या काम करता है, जो रॉक फॉस्फेट है, इसको ये सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉल्यूबल फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो प्लांट है वो फिर इसको अच्छे तरीके से अपटेक कर लेता है फास्फोरस को। इसीलिए जो एसिडिक सॉइल है ये यहाँ पर सही आंसर है। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फास्फोरस जो है वो किस तरीके से प्लांट अपटेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल एमेल्योरेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सोडिक सॉइल रिक्लेमिनेशन बिकॉज इट्स अ चीपर एंड इजिली अवेलेबल। जो सोडिक अल्कली मिट्टियों के सुधार के लिए रिक्लेमिनेशन के लिए हेतु कौन सा मृदा संशोधक सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने के कारण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, लाइम, आयरन पाइराइट, अमोनियम नाइट्रेट। तो यहां पर जो सोडिक सॉइल है, सोडिक सॉइल, इसमें किसकी अधिकता देखने को मिलती है? तो सोडियम की, सोडियम आयन की अधिकता देखने को मिलती है। पीएच रेंज इसका क्या होता है? पीएच यहाँ पर 8 से ज्यादा हो जाता है, 8.5 से यहाँ पर पीएच ज्यादा देखने को मिलता है। सोइल का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, वाटर का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है यहाँ पर, और जो फसल है उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर इसको सुधार करने के लिए जिप्सम का ऐड किया जाता है। किसका? जिप्सम का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक नहीं है? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, नन ऑफ दिस। तो यहां पर जो है सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, वो है ग्रेनाइट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट की बात करेंगे, ये इग्नियस रॉक है। कैसा रॉक है? इग्नियस रॉक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज की अधिकता होती है, फेल्ड्सपर की अधिकता होती है, साथ ही साथ माइका की अधिकता होती है। तो ये सारा चीज ग्रेनाइट में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑप्शन है, तीनों ही यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। इग्नियस रॉक की बात करेंगे तो इसका 2 एग्जांपल है, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है वो भी मैंने बताया, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, ये सारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करेंगे तो मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट। यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्टिसोल्स आर फाउंड इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन विच स्टेट। वर्टिसोल जो है ब्लैक कॉटन सोइल सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा। तो जो वर्टिसोल है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, ट्रेगुर सॉइल, ये सब इसका नाम है। इसका जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुआ? तो जितने भी डेकन ट्रैप के जो बेसॉल्ट है, डेकन ट्रैप के जो बेसॉल्ट रॉक है, इन चट्टानों के वेदरिंग से, इन चट्टानों के अपक्षय से, इन चट्टानों के वेदरिंग से यहाँ पर वर्टिसोल का डेवलपमेंट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इनमें जो है मोंटे मोरेलाइट जो क्ले मिनरल है इसकी अधिकता होती है। क्ले मिनरल इसकी अधिकता देखने को मिलता है। इसमें और क्या प्रॉपर्टी है इसका? जो नेचर की बात करेंगे तो स्वेलिंग और सिंकिंग का प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर पानी होता है, गीला होता है, तो ये फूलने लगती है, स्वेल्स कर जाता है, और जैसे ही ड्राई पीरियड आता है, सूखा का टाइम आता है, तो फिर मिट्टी जो है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ये इसका नेचर देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाला सब रीजन हो गया, यहाँ पर इसकी अधिकता होती है।
कॉमन नेम की बात करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल। क्ले मिनरल की बात करेंगे तो मोंटे मोर्लोनाइट। पैरेंट मटेरियल की बात करेंगे तो बेसॉल्ट, डेकन ट्रेप वाला। नेचर की बात करेंगे तो स्वेलिंग और सिंकी का नेचर इसमें देखने को मिलता है। बेस्ट क्रॉप की बात करेंगे तो कॉटन, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कॉटन का होता है, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। हाई स्टेट जो है एग्जाम में पूछा जाता है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इल्यूविएशन प्रोसेस इज रिलेटेड टू विच सॉइल ओरिजिन। इल्यूविएशन जो प्रक्रिया है किस मृदा संस्तर सॉइल ओरिजिन से संबंधित है। ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, ओ ओरिजिन, ई ओरिजिन। तो यहाँ पर दो टर्म आता है, जब भी यहाँ पर सॉइल ओरिजिन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो टर्म आता है, जैसे कि एक हो गया आपका इल्यूविएशन, इल्यूविएशन, दूसरा आता है आपका इल्यूविएशन। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है इस चीज को समझेंगे। इल्यूविएशन की बात करेंगे तो ई से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ई से यहाँ पे एग्जिट, वॉशिंग आउट, वॉश आउट। ये सब कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जितने भी एल्युमिनियम हो गया, एफई हो गया, क्ले हो गया, ये सब वॉश आउट होकर नीचे वाले लेयर में आ जाता है, नीचे वाले ओरिजिन में आ जाता है। यहाँ पर वॉश आउट की प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस है ये एलिवेशन कहलाता है। ये कहां पे देखने को मिलता है तो ये ई ओरिजिन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो एलिवेशन हो गया। इल्यूवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन का काम होता है यहाँ पर इंटर करता है। ये सारा जो यहाँ पर वॉश आउट हुआ, यहाँ से एग्जिट हुआ, ये कहां पर जाकर डिपोजिशन होता है तो ये इल्यूवेशन में जाकर डिपोजिशन होता है। ये किस ओरिजिन में देखने को मिलता है तो बी ओरिजिन में। जितने भी यहाँ पर एल्युमिनियम, आयरन हो गया, क्ले हो गया, ये सब जो वॉश आउट हुआ, ये कहां पे जाके डिपॉजिट होगा नीचे वाले लेयर में, इल्यूविएशन में। ये कहां पे होता है तो बी ओरिजिन में। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ इरोजन। उंगली नुमा फिंगर लाइक संरचनाएं जो है किस प्रकार के अपर्दन इरोजन में बनती है। सोइल इरोजन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोइल इरोजन। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, स्प्रॉस इरोजन, स्प्लैश इरोजन। कहने का मतलब यहाँ पे स्प्लैश होगा, स्प्लैश इरोजन, नन ऑफ दिस। सीट इरोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर मिट्टी का पतला सा लेयर, एक पतला सा परत जो होता है वो बह जाता है, वो यहाँ पर इरोजन हो जाता है, जो कि सीट इरोजन कहलाता है। ठीक है, ड्रिल इरोजन की बात करेंगे तो वर्षा जल जो रेनफॉल होता है, इससे क्या होता है, इसके बहने से खेत में छोटी छोटी नालियां बनने लगती है, नालियां बनने लगती है। और इसको जब देखेंगे तो ये जो नालियां है ये फिंगर लैग देखने को मिलता है, फिंगर लैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो नालियां है आपको अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, फिंगर लैग स्ट्रक्चर ये डेवलपमेंट करता है। ये सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से कम का होता है, ये जो है सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से कम का होता है। अच्छा टिलेज प्रैक्टिस करेंगे, जुताई करेंगे तो इसको आराम से भरा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर गली इरोजन की बात करेंगे तो रील इरोजन का उन्नत रूप है, नालियां यहाँ पर बहुत गहरी और चौड़ी हो जाती है, सामान्य जुताई से इसको नहीं भरा जा सकता है। सीट इरोजन की बात करेंगे, थिन यूनिफॉर्म सॉइल रिमूवल, एक पतला सा लेयर, पतला सा चादर जो होता है सॉइल का अपर लेयर वो हट जाता है, वो इरोजन हो जाता है। रील इरोजन की बात करेंगे तो स्मॉल फिंगर लाइक चैनल बनते हैं, नालियों का डेवलपमेंट होता है जो कि फिंगर जैसा दिखाई देता है। गली इरोजन की बात करेंगे तो डीप वाइड चैनल्स यहाँ पर बनने लगते हैं, जिसको फिर टिलेज प्रैक्टिस से नहीं सही किया जा सकता है। रिवाइन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एडवांस गली इरोजन हो जाता है, गली इरोजन का भी काफी बड़ा रूप। नेक्स्ट है यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमानेंटली डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के बिना टूटे स्थायी रूप से आकर बदलने, परमानेंट डिफॉर्मेशन की क्षमता को क्या कहते हैं। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी, एग्रीगेशन, पोरोसिटी, परमेबिलिटी। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक क्लिक कर लेने से आपका कुछ भी नहीं होगा, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको भी आप आंसर देते हुए इस क्लास को कीजिए। क्लास में एंगेज रहिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करते हुए क्लास को कीजिएगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। किसी पदार्थ के बिना टूटे स्थायी रूप से आकार बदलने का जो क्षमता होता है वो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल कहलाता है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है हाई प्लास्टिसिटी, किसमें, क्ले में। क्ले जो है बिना टूटे स्थायी रूप से अपना आकार बदल सकता है। हाई प्लास्टिसिटी की बात करेंगे तो क्ले हो जाता है, और लो की बात करेंगे
तो सैंड आएगा आपका, ठीक है। ये टूट जाता है, इसको आप किसी भी आकृति में नहीं ढाल सकते हैं। एग्रीगेशन की बात करेंगे तो सोइल पार्टिकल का समूह, सोइल पार्टिकल का समूह एग्रीगेशन कहलाता है। पोरोसिटी की बात करेंगे तो टोटल पोर स्पेस, टोटल पोर स्पेस किसमें, सोइल में, पोरोसिटी कहलाता है। परमेबिलिटी की बात करेंगे तो मिट्टी, पानी का मिट्टी से गुजरने की क्षमता, पानी का मिट्टी से गुजरने की क्षमता क्या कहलाता है, परमेबिलिटी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिसिटी। यहां पर फिर से एक बार देख लेंगे, प्लास्टिसिटी कहने का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग। पोरोसिटी की बात करेंगे, पोर स्पेस इन सेल। परमेबिलिटी, वाटर मूवमेंट थ्रू सोइल। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम रिडक्शन अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर में यहाँ पर वॉल्यूम का रिडक्शन कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। एग्रीगेशन की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ सोइल एग्रीगेट, ठीक है। सोइल पार्टिकल का जो समूह होता है जो एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन करता है, एग्रीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम विच फिल्ट्रेशन यूनिट इज इंस्टॉल्ड एज अ फाइनल स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन आफ्टर सैंड मीडिया फिल्ट्रेशन टू ट्रैप फाइन इंप्योरिटीज एंड प्रिवेंट इमिटर क्लोगिंग। तो यहां पर पूछ रहा है कि ड्रिप इरिगेशन में कौन सा फिल्ट्रेशन यूनिट का इंस्टॉल किया जाता है जो कि फाइनल स्टेज में फिल्ट्रेशन जो होता है वहां पे सैंड मीडिया को फिल्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डिस्क फिल्टर, हाइड्रोक्लोनल सेपरेटर, स्क्रीन फिल्टर, ग्रेवल मीडिया फिल्टर, कार्टिज फिल्टर, सेल्फ क्लीनिंग फिल्टर। यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन है इसमें जो इमीटर होता है जहां से पानी निकलता है, इसका जो छेद होता है, छिद्र होता है, ये काफी स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो इसमें यदि कोई मिट्टी या फिर अलगी का कोई काय हो गया या फिर रेत हो गया या फिर अन्य कोई सोइल पार्टिकल हो गया, वो अगर यहाँ पर फंस जाता है, रह जाता है, तो फिर इमीटर में क्लॉग हो जाता है, वो यहाँ पर बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर स्क्रीन फिल्टर का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, स्क्रीन फिल्टर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये क्या होता है, क्लॉगिंग को रोकता है, क्लॉगिंग होने से बचाता है। जो बहुत बारीक कण भी होता है उसको भी यहाँ पर रोकने का काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर है ये क्या काम करता है, तो रिमूव करने का काम करता है सैंड पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करने का काम करता है। ग्रेवल मीडिया फिल्टर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को हटाने का काम करता है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सीएन रेशियो ऑफ नॉर्मल एग्रीकल्चर सॉइल। सामान्य कृषि मिट्टी में नॉर्मल सॉइल का जो कार्बन नाइट्रोजन सीएन अनुपात कितना होता है, 10:1, 5:1, 10:2, 15:5, 15:2। सीएन रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, ये क्या बताने का काम करता है, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। मिट्टी या फिर कार्बनिक जो पदार्थ है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, अनुपात है, वो कितना होता है, ये बताने का काम करता है। नॉर्मल मिट्टी की बात करेंगे, सामान्य कृषि मिट्टी में, तो यहाँ पर जो अनुपात देखने को मिलता है वो 10:1 का। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब है इसमें 10 भाग जो है वो कार्बन का होता है, 1 भाग जो है नाइट्रोजन का होता है। यहाँ पर और सारी चीजें हैं उनमें भी देख लेंगे सीएन रेशियो कितना होता है। तो नॉर्मल सॉइल का हम लोगों ने देखा 10:1। सॉइल ह्यूमस की बात करेंगे तो यहाँ पर 10:12, 10 से 12:1। फार्म यार्ड मैन्योर की बात करेंगे तो 20 से 25, 20 से लेके 25:1। लेग्यूम्स की बात करेंगे तो 15 से 20:1। कहने का मतलब है 15 से 20 जो यूनिट है वो कार्बन रहेगा और नाइट्रोजन जो है वो 1 यूनिट। व्हीट स्ट्रो की बात करेंगे तो 80:1। राइस स्ट्रो की बात करेंगे तो 60 से 100:1। ठीक है, यहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही करके आइएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन मेक द कलर ऑफ द सोइल व्हाइट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मिट्टी में सफेद रंग प्रदान करता है। कैल्साइट, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ग्लूकोनाइट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्साइट। कैल्साइट इसका सही आंसर है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कैल्साइट हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र CaCO3। व्हाइट कलर, पेल व्हाइट, सोइल का अगर व्हाइट कलर हो रहा है और पेल व्हाइट हो रहा है तो ये कैल्साइट के कारण हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो डार्क ब्राउन होता है, ब्लैक होता है इसका कलर।
आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे Fe2O3, तो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइड्रेटेड जो आयरन ऑक्साइड है ये येलो कलर देता है। मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये ब्लैक कलर। ग्लूकोनाइट की बात करेंगे तो ग्रीन कलर। मेनली यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रेड कलर, येलो कलर और व्हाइट और डार्क ब्राउन, ठीक है। वही यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, देख सकते हैं मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आयरन के कारण। कौन सा आयरन, तो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। चौथा नंबर पे जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है इसके कारण ये येलो होता है। अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ, पौधे की वृद्धि के लिए उपलब्ध अवेलेबल जल कौन सा होता है, तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। सोइल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आईपीएस एफओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज, इसके पैटर्न को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आने वाले जो एग्जाम है वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी का जो आपको क्लासेस चाहिए, एपीकल्चर का क्लास यहाँ पर अपलोड है, एग्रीकल्चर का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है प्रिंट्स के लिए, मशरूम कल्टीवेशन की क्लासेस यहाँ पर आज पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, सोइल साइंस की क्लासेस भी इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो वीडियो है, ये सारा जो क्लासेस है वो आपको इस चैनल में मिलने वाला है। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल, यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, इसको भी स्कैन करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से। तो आई होप आप इस वीडियो को भी उस तरीके से रिस्पॉन्स कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।